इंग्लिश गुरुकुल परिवार का हिस्सा बनने के लिए और हमारे साथ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट विनोद और अब हम पढ़ रहे हैं 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इस स्टोरीज के अंदर पहली स्टोरी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो कि कहानी है एक सीगल की, एक छोटे सीगल की जो अपने डर की वजह से उड़ नहीं पा रहा है, और जब वो अपने डर के ऊपर काबू पा लेता है तब जाके वो उड़ना सीख लेता है। ये कहानी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और प्लेलिस्ट के अंदर जाकर आप चेक कर सकते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं इसकी दूसरी कहानी, जो कि है द ब्लैक एरोप्लेन। दोस्तों, इस कहानी का जब हम जिक्र करते हैं तो मुझे अक्सर एक गाना याद आ जाता है। आमिर खान के 3 इडियट्स मूवी में एक गाना है, कहाँ से आया था वो, छुके हमारे दिल को, जाने कहाँ गया उसे ढूंढो। तो कुछ इस तरह का रहस्य इस पोएम के, इस चैप्टर के अंदर हमें देखने मिलता है, जहाँ पे एक इंसान जो एरोप्लेन उड़ा रहा है, उसे हवा के अंदर एक और एरोप्लेन मदद करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन बाद में जब वो पूछता है कि वो एरोप्लेन कहाँ है तो उसका उसे कोई जवाब नहीं मिल पाता। तो चलो देखते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है। The moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 लाइन में जो वातावरण है उस टाइम का, वो हमें क्लियर हो रहा है। अभी हमें इमेजिन करना है कि हम एक फ्लाइट के अंदर बैठे हैं, एक प्लेन के अंदर बैठे हैं और हम प्लेन उड़ा रहे हैं। तो वहाँ से हमको किस तरह का एटमॉस्फेयर दिख रहा है, तो वो कुछ इस तरह का है कि जो सामने मून है, जो चंद्रमा है, वो ईस्ट दिशा में आगे आ रहा है, और साथ ही साथ जो स्टार्स है वो पूरी तरह से चमक रहे हैं, यानी कि जो एटमॉस्फेयर है वो पूरी तरह से क्लियर है। देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, और साथ ही साथ एक भी बादल आकाश में नहीं है। पूरी तरह से अच्छा वातावरण है, जो कि एरोप्लेन उड़ाने के लिए, फ्लाइट उड़ाने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबाउट द स्लीपिंग कंट्री साइड। और वो कहते हैं कि वो बहुत खुश थे कि वो अलोन थे और हाई अप थे, ऊंचाई पर वो उड़ रहे थे, अकेले उड़ रहे थे, अबाउट द स्लीपिंग कंट्री साइड, यानी कि रात का टाइम है और पूरी जो कंट्री साइड है, कंट्री साइड का अर्थ होता है गांव या देहात का वातावरण। तो वो कह रहे हैं कि वो एक गांव के ऊपर से उड़ रहे हैं, गांव या देहात, ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर से उड़ रहे हैं और वो खुश है। तो अब यहाँ पे सवाल आता है कि उन्हें कैसे पता चला कि वो गांव के ऊपर से उड़ रहे हैं या शहर के ऊपर से। तो आप जब भी फ्लाइट में जाते हो, आप देखते हो कि जब बड़ा शहर आता है तो उसकी जो लाइटिंग होती है वो कुछ अलग होती है। वही दूसरी ओर जो गांव होता है उसकी जो लाइटिंग होती है वो कुछ अलग तरह की होती है, नॉर्मल सी लाइटिंग आपको दिखाई देती है। तो इस तरह से उसने पहचान लिया कि वह गांव के ऊपर से उड़ रहा है। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। और यहाँ पे जैसे कि आपको पता है, किसी भी फ्लाइट का एक नंबर होता है या फिर एक नाम होता है, या फिर कभी कभी फ्लाइट का नाम, जैसे कि इस केस में DS-088, इस तरह से नाम दिया जाता है, ताकि एक ही टाइम पे हो सकता है कि बहुत से फ्लाइट्स उड़ान भर रहे हैं, तो किस तरह से एक पर्टिकुलर फ्लाइट को आप आइडेंटिफाई करोगे, तो उसके नाम से। तो यहाँ पे जो डकोटा है ये मेक है, इस कंपनी का बनाया हुआ ये एरोप्लेन है। तो वो कह रहा है कि वो अपना ओल्ड डकोटा, यानी कि ये जो फ्लाइट है, ये जो एरोप्लेन है, ये थोड़ा सा पुराना हो चुका है और वो अभी फ्रांस से होके इंग्लैंड को गुजर रहे हैं। तो आप अगर मैप देखोगे यूरोप का, तो उसमें आप देखोगे फ्रांस और इंग्लैंड ये काफ़ी नज़दीक नज़दीक है। इन दोनों की जो बाउंड्रीज है ये एक दूसरे को टच करती है। तो यहाँ पे पेरिस से लेके उन्हें इंग्लैंड में जाना है, तो अभी वो फ्रांस के ऊपर से उड़ रहे हैं। और आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। और वो कह रहे कि अभी वो ड्रीम कर रहे थे, अभी वो ख्यालों में ही सोच रहे थे कि वो किस तरह से अपना हॉलीडे बिताएंगे। तो यहाँ पे हमें क्लियर हो रहा है कि वो जो अभी इंग्लैंड में जा रहे हैं, तो इंग्लैंड में जाने का उनका मकसद था हॉलीडे मनाना, छुट्टियाँ मनाना विद माई फैमिली। अपने परिवार के साथ वो छुट्टियाँ मनाने के लिए इंग्लैंड जा रहे थे। आई लुकड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। और उन्होंने जब अपने वॉच में, अपनी घड़ी में टाइम देखा, तो 1:30 हो रहे थे, सुबह के 1:30 हो रहे थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट। और उन्होंने सोचा कि अभी
उन्हें पेरिस कंट्रोल को कॉल करना है। तो आपको पता है फ्रांस की जो राजधानी है उसका नाम है पेरिस। तो यहाँ पे कंट्रोल का मतलब क्या है, टेक्निकली आप समझ लीजिए कि किसी भी क्षेत्र के अंदर एक कंट्रोल टावर होता है जहाँ से कंट्रोलिंग किया जाता है कि जितने भी फ्लाइट्स उस इलाके से गुजर रहे हैं उनका रिकॉर्ड्स इस कंट्रोल टावर के पास होता है और वो उन्हें दिशा बताते हैं कि आपको जिस दिशा में जाना है तो उसके लिए आपको कितना टर्न करना है, आपको कितने अल्टीट्यूड पे रहना है। साथ ही साथ कोई प्रॉब्लम हो आगे रूट में, मान लो कहीं पे बादल आ गए हैं या एटमॉस्फेयर ख़राब होना है, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें आप कंट्रोल के साथ बात करके सुलझा सकते हो। तो उसने सोचा कि अभी उन्हें पेरिस कंट्रोल से कांटेक्ट करना चाहिए। एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ एरोप्लेन आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। और वो कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने सामने देखा नोज ऑफ द एरोप्लेन से, तो उन्हें जो बड़ी सिटी है, तो बड़ी सिटी कौन सी है यहाँ पे, पेरिस। पेरिस जो कि एक बहुत ही खूबसूरत सिटी है जहाँ पे कि आईफल टावर भी है। आपको पता होगा पेरिस इस ब्यूटीफुल सिटी के अंदर आईफल टावर है जो कि बहुत ही ऊंचा है। तो उन्हें वो उनके आगे दिखा। आई स्विच ऑन द रेडियो एंड सेड पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 हियर। तो जो आपको पता है कि जो रेडियो होता है जो कि एक यूवी फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करने वाला डिवाइस है, उन्होंने रेडियो लेके रेडियो के अंदर उन्होंने बोला कि मैं DS-088 हूँ, कैन यू हेयर मी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर। तो उन्होंने मैसेज पास कर दिया कि मैं अभी इंग्लैंड जा रहा हूँ। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। तो यहाँ पे जो फ्लाइट कंट्रोल होते हैं वो काफ़ी चुस्त और तंदुरुस्त होते हैं, एकदम टाइम से वो रिप्लाई देते हैं। अगर आपका क्वेश्चन सुन लेते हैं तो उन्होंने इमीडिएटली उन्हें आंसर दिया, DS-088 आई कैन हेयर यू, मैं आपको सुन सकता हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ। तो उन्होंने कहा कि आपको अभी 12 डिग्रीज वेस्ट की दिशा में मुड़ना पड़ेगा। तो आप मान लीजिए इस तरह से स्ट्रेट जा रहे हैं तो आपको अभी अपनी दिशा से 12 डिग्री वेस्ट को मुड़ना है। DS-088 ओवर। तो इतना ही मैसेज देके उन्होंने यहाँ पे मैसेज कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पे आपको एक और भी बात पता चलेगी, जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है इस तरह के संभाषण में, इस तरह के कॉन्वर्सेशन में। तो आप जब भी कोई मैसेज देते हो तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, जैसे कि सबसे पहले हमारे पायलट ने कहा, उसने खुद का इंट्रोडक्शन दिया। उसने बोला कि पेरिस कंट्रोल मैं DS-088 हूँ, कैन यू हेयर मी, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर। जब आप ओवर बोलते हो या जब तक आप ओवर नहीं बोलते तब तक सामने वाला जो व्यक्ति है रेडियो पे वो कुछ भी नहीं बोलता, तब तक वो सुनता रहता है। तो आपको अगर आपका मैसेज कंप्लीट करना है तो आपको बोलना होता है ओवर। साथ ही साथ जब दूसरी बार उन्होंने आगे से रिप्लाई दिया तो उन्होंने भी ठीक उसी तरह से उसी फैशन में उन्होंने आंसर दिया। उन्होंने बोला DS-088 आई कैन हियर यू, मैं आपको सुन सकता हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS-088 ओवर। तो जैसे ही ओवर कहा जाता है तो मैसेज जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे अगर आपको फिर से बात करना है तो फिर से आप नया सेंटेंस शुरू करोगे और जब आप उस सेंटेंस के अंत में ओवर लगाओगे तब जाके आगे वाला व्यक्ति आपका मैसेज सुनने के बाद उस पर रिस्पॉन्ड करेगा। I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west towards England। तो यहाँ पे ये जो 3 लाइनें हैं इसमें हम समझ पा रहे हैं कि किस तरह का डैशबोर्ड उस फ्लाइट के अंदर है। तो दोस्तों जो डैशबोर्ड होता है उसका मतलब होता है कि जो कंट्रोल्स क्या क्या वहाँ पे है। जैसे कि मान लो अगर आप लोको पायलट हो और अगर आप ट्रेन चला रहे तो वहाँ पे भी आपको एक डैशबोर्ड दिया जाता है जहाँ पे आपको पूरे कंट्रोल्स होते हैं। जैसे कि फ्लाइट का थ्रॉटल हुआ, जैसे आपकी कार के अंदर डैशबोर्ड होता है तो डैशबोर्ड के ऊपर आपका डायरेक्शन देने के लिए आपको स्टीयरिंग व्हील होते हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ पे थ्रॉटल होता है। डायरेक्शन चेंज करने के लिए अलग अलग तरह के पुर्जे होते हैं, साथ ही साथ कंट्रोल्स होते हैं जैसे कि एयर प्रेशर कितना है, फ्यूल प्रेशर कितना है और कई सारे अदर रीडिंग्स लेने के लिए वहाँ पे गेजेस लगे होते हैं जो कि हो सकता है एनालॉग हो या फिर डिजिटल हो। तो जैसे कि आपने यहाँ पे इस इमेज में देखा कुछ उस तरह का डैशबोर्ड उस फ्लाइट का है। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट। तो जो पायलट है उसने सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट के टाइम तक अपने घर पहुँच जाऊँगा। तो उसने अनुमान लगाया कि उसे अपने घर पहुँचने के लिए लगभग 5-6 घंटे का टाइम लग जाएगा, क्योंकि अभी 1:30 हो रहे हैं और सुबह होती है लगभग
6 बजे के करीब, तो एक 5 घंटे में वो अपने घर पहुंच जाएगा, ऐसा उसका अनुमान था। आई थॉट अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। और फिर उसने सोचा कि वो अपने घर पे ब्रेकफास्ट टाइम तक पहुंच जाएगा, और यहाँ पे इंग्लिश ब्रेकफास्ट का उल्लेख किया गया। तो इंग्लिश लोग जो हैं, जो यूनाइटेड किंगडम में रहने वाले, इंग्लैंड में रहने वाले लोग हैं, वो अपने ब्रेकफास्ट को लेकर काफ़ी चर्चित है। पूरी दुनिया में उनका नाम है अपने ब्रेकफास्ट के लिए, नाश्ते के लिए। ये लोग जब नाश्ता करते हैं तो ये घंटों तक नाश्ता करते हैं। ये लोग एक बार नाश्ता करने बैठ गए तो फिर उसके अंदर ये न्यूज़पेपर भी पढ़ लेते हैं, टीवी देख लेते हैं, इधर उधर की चर्चा कर लेते हैं। पूरा 2-3 घंटे तक इन लोगों का नाश्ता चलता है और पूरी दुनिया इसे बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट के नाम से जानती है। तो उस तरह का ब्रेकफास्ट की इच्छा पायलट ने यहाँ पे की है। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, वो कहता है सब कुछ अच्छे से जा रहा था और उसे वो एक ईजी फ्लाइट लगी, क्योंकि कोई फ्लक्चुएशन नहीं था, एटमॉस्फेयर अच्छा था, जो स्काई था, आकाश पूरी तरह से खाली था, तो इस वजह से उसे एक ईजी फ्लाइट लगी, आसान सी फ्लाइट लगी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। अब वो कहता है कि जैसे कि आपको पता है प्रीवियसली उसने जिस कंट्रोल से बात किया वो पेरिस कंट्रोल था। अब पेरिस कंट्रोल से भी वो आगे गुजर चुका है और लगभग 150 किलोमीटर जब वो आगे गुजरा तो उसे सामने क्लाउड्स दिखे, बादल दिखे, स्टॉर्म क्लाउड्स। और वो कह रहे हैं ये जो क्लाउड्स है वो स्टॉर्म के क्लाउड्स है। तो जो स्टॉर्म्स के क्लाउड होते हैं वो अलग रहते हैं, जो नॉर्मल क्लाउड होते हैं कुछ सफ़ेद सफ़ेद कलर के दिखते हैं, लेकिन जो स्टॉर्म्स आने वाला होता है, जब तूफान आने वाला होता है तो तूफान के जो क्लाउड्स होते हैं वो कुछ अलग दिखते हैं, काले कलर के रहते हैं, साथ ही साथ उसमें आपको बिजलियां भी कड़कती हुई दिखाई देती है। तो उसने देखते ही पहचान लिया कि ये जो क्लाउड्स है, ये जो बादल है, ये तूफान के बादल है, क्लाउड्स जो है ये नॉर्मल वाले है नहीं। दे वर ह्यूज, साथ ही साथ पहली बात तो ये कि वो तूफान के बादल थे और साथ ही साथ वो ह्यूज थे, वो आकार में, साइज में बहुत बड़े थे। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। और वो उसे ऐसे लगा कि वो कुछ ब्लैक माउंटेन्स की तरह, काले कलर के जो पर्वत होते हैं कुछ उस तरह के उसे वो बादल लगे, और वो लगा कि वो पूरे स्काई में उसके अक्रॉस फैले हुए, उसके जस्ट समीप ही, उसके आगे ही वो फैले हुए हैं। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। अब कोई भी जो पायलट होता है उसे पता होता है, ठीक उसी तरह से जब आप कार चलाते हो तो आपको पता होता है कि कितना पेट्रोल है मेरे पास और इतने पेट्रोल में मैं कितना दूर चला जाऊंगा। हम सबको अंदाज़ा होता है अपने जो बाइक है या अपनी कार है इसकी कैपेसिटी का। ठीक उसी तरह से जो पायलट है उसे भी अंदाज़ा है कि उसके पास जितना फ्यूल है, जितना ईंधन है, उससे वो जो बड़ा सा माउंटेन है, जो बड़ा सा क्लाउड्स का माउंटेन है, पर्वत है, उसके ऊपर से वो नहीं जा सकता, या फिर उसको टर्न अराउंड करके साउथ या नॉर्थ से वो नहीं जा सकता, ये उसे पता चल गया था। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, और उसने यहाँ पे सोचा कि मुझे अभी पेरिस जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए वर्ड यूज किया है ऑट टू गो। ऑट टू गो और मस्ट गो इसमें बहुत फर्क होता है। तो आपको ये 2 वर्ड पता है इंग्लिश ग्रामर में, जब आप ऑट टू गो कहते हो तो इसका मतलब होता है आप ज़्यादा सीरियस नहीं हो या इसमें ज़्यादा अर्जेंसी नहीं है। लेकिन जब आप मस्ट बोलते हो, आई मस्ट गो, जब आप बोलते हो तो मुझे जाना ही चाहिए। लेकिन ऑट टू गो तो ये कि मुझे जाना चाहिए। तो उसने सोचा कि मुझे पेरिस को जाना चाहिए, लेकिन इसके बारे में वो ज़्यादा सीरियस नहीं है। आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट। और फिर जैसे कि मैंने कहा था वो ज़्यादा सीरियस नहीं है वापस जाने के विचार पे, तो उसने सोचा कि मुझे घर जाना ही जाना है और मुझे घर पे जाके वो ब्रेकफास्ट खाना है, इंग्लैंड ब्रेकफास्ट मुझे करना है। आई विल टेक द रिस्क, उसने अपना निर्णय लिया कि मैं ये रिस्क लूँगा, मैं ये धोखा लूँगा। आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू दैट स्टॉर्म। अब चूँकि उसे पता था कि वो जो बादल है उसके ऊपर से नहीं जा सकता, ना ही उसके लेफ्ट या राइट से जा सकता है, तो उसके पास एक ही ऑप्शन रहा, वो स्ट्रेट उस बादल को चीरते हुए उसके अंदर से वो आगे जाएगा, उसे पार करते हुए आगे जाएगा। और फिर उसने स्ट्रेट उस स्टॉर्म के अंदर, तूफान के अंदर अपनी फ्लाइट को घुसा दिया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। अब जैसे कि मैंने कहा था वो जो क्लाउड है वो तूफान का क्लाउड है और वो पूरी तरह से ब्लैक है। तो यही कारण है कि जैसे ही वो फ्लाइट अंदर गई, जैसे ही उसने अपनी प्लेन को अंदर घुसाया, सडनली वो कहता है अचानक से सब कुछ ब्लैक हो गया, सब कुछ
अंधेरा सा हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देखना उसके लिए लगभग इम्पॉसिबल हो गया, नामुमकिन हो गया। एरोप्लेन के अंदर ही क्यों देख पा रहा है? क्योंकि डैशबोर्ड के ऊपर लाइट्स लगे हुए होते हैं, तो उस डैशबोर्ड से वो देख पा रहा है कि उसके जो गेजेस है, जो मीटर है, जो रीडिंग है, वो देख पा रहा है, लेकिन उसके आउटसाइड क्या है ये वो बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा है, क्योंकि बाहर पूरी तरह से काले बादल छाए हुए हैं, फैले हुए हैं। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और फिर क्योंकि वो जो बादल है वो तूफान के है, तो वहाँ पे हवा, जाहिर सी बात है, जो हवा है, जो हवा का प्रेशर है वो बहुत ही वहाँ पे इर्रेगुलर है। हो सकता है हवा एक दिशा से दूसरी ओर बह रही है, तेजी के साथ बह रही है। तो यही कारण है कि वो जो प्लेन है, जो ओल्ड एरोप्लेन है, वो जंप कर रहा है, वो उछल जा रहा है जब उसे हवा का इतना बहाव लग रहा है। साथ ही साथ वो ट्विस्ट हो जा रहा है। ट्विस्ट होना मतलब वो ऐसे घूम जा रहा है, ऐसे सीधा स्ट्रेट जा रहा था 3 डायमेंशनल में, तो अभी वो इर्द गिर्द लेफ्ट राइट को वो मुड़ जा रहा है। आई लुक एट द कंपास, उसने कंपास की तरफ देखा है। कंपास जो होता है वो एक डिवाइस होता है, जैसे कि आप यहाँ पे इस इमेज में देख पा रहे हो। ये जो सामने है, उसके सामने ये है उसका डैशबोर्ड, जहाँ पे ये सारे कंट्रोल और कंपास, साथ ही साथ अलग अलग गेजेस लगे हुए, इसे हम डैशबोर्ड कहते हैं। तो उसने अपने डैशबोर्ड पे जब देखा तो वो कह रहा है आई कुड नॉट बिलीव माई आइज, उसका अपने आंखों के ऊपर यकीन ही नहीं हुआ। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। तो उसने कहा जो कंपास है, कंपास का यूज़ होता है डायरेक्शन देखने के लिए। तो आपने भी कभी कंपास देखा होगा, उसके ऊपर कुछ इस तरह से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इस तरह से दिशाएं लगी हुई होती हैं, और एक सुई होती है जो कि दिशा की ओर डायरेक्शन दिखाती है। तो उस वक्त हो रहा था कि ये जो सुई है ये राउंड एंड राउंड घूम रही थी, गोल 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 वो घूमे जा रही थी। इट वॉज डेड। तो उसने ये अनुमान लगाया कि उसका जो कंपास है, जो कि दिशा दर्शक है, अगर आपके पास कंपास नहीं है तो आप दिशा का अंदाजा ही नहीं लगा पाएंगे कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। और जब आप हवा में है, इतनी ऊंचाई पे आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास वर्किंग कंपास हो। लेकिन उसका जो कंपास है वो डेड हो चुका है, खराब हो चुका है। इट वुड नॉट वर्क, अब वो काम नहीं कर रहा है। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू। आई ट्राइड द रेडियो। और फिर बाकी के जो इंस्ट्रूमेंट्स है, तो बाकी के इंस्ट्रूमेंट्स में और बहुत कुछ हो सकता है, जैसे कि विंडशील्ड क्लियर करने के लिए कुछ चीज़ें हो सकती है, या फिर आपकी फ्लाइट स्टेबल करने के लिए कुछ चीज़ें हो सकती है। बहुत से कंट्रोल्स होते हैं, जैसे जैसे आपका जो मॉडल है एरोप्लेन का वो अपग्रेड होता जाएगा, वैसे वैसे अलग अलग कंट्रोल्स भी उसमें ऐड होते जाएंगे। तो वो भी जो बाकी के इंस्ट्रूमेंट्स है वो भी अभी डेड हो गए, खराब हो गए। आई ट्राइड द रेडियो। तो इसलिए उसने रेडियो ट्राई किया। पेरिस कंट्रोल कैन यू हेयर मी। तो उसने पूछा पेरिस कंट्रोल से। अभी पेरिस कंट्रोल 150 किलोमीटर से भी अधिक पीछे रह गया है, और किसी भी रेडियो की एक रेंज होती है, एक फ्रिक्वेंसी होती है, जहाँ तक ही वो कम्युनिकेट कर पाता है। जैसे आपने एफएम देखा होगा, आप अगर किसी बड़ी सिटी में रहते हैं तो वहाँ पे एफएम होता है। तो एफएम की भी एक रेंज होती है, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। उससे अधिक दूर जब आप जाते हो तो आप उस शहर के एफएम का नेटवर्क नहीं सुन सकते। ठीक उसी तरह से ये बात कंपास के ऊपर भी, उस रेडियो के ऊपर भी लागू होती है। तो यही रीज़न है कि जब उसने पूछा कि पेरिस कंट्रोल आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो देयर वॉज नो आंसर। तो उसे कोई भी आंसर नहीं मिला, कोई भी जवाब नहीं मिला, क्योंकि हो सकता है इतनी दूरी तक उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वो उस रेंज में था ही नहीं। तो द रेडियो वॉज डेड टू। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास। अब उसके पास ना ही रेडियो है कि वो किसी को बता पाए कि वो कहाँ पे है, या किसी की मदद ले पाए। साथ ही साथ उसके पास कंपास भी नहीं है, तो उसे ये भी नहीं पता है कि वो अभी एग्जैक्टली कहाँ पे है। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। अब वो देख भी नहीं पा रहा था कि वो कहाँ पे है। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। और अब वो कह रहा है कि अब वो तूफान के अंदर खो चुका है, गुम चुका है। अब ये बहुत ही भयानक परिस्थिति है, क्योंकि दोस्तों वो जिस तरह से एक बड़ा सा माउंटेन है, तो उसे पता नहीं कि कब या कितनी दूरी पर जाने के बाद वो जो पर्टिकुलर बादल है वो ख़त्म होगा। साथ ही साथ उसका जो फ्लाइट है, उसकी जो फ्लाइट है वो ट्विस्ट हो रही है, टर्न हो रही है, अपनी दिशा वो कांस्टेंट नहीं रख पा रहा है। तो इस वजह से हो सकता है कि अगर उसे ये ना पता चले कि वो कहाँ पे है, तो हो सकता है वो बादल के अंदर ही अंदर घूमता रह जाए और वो खो जाए। तो वो कह रहा है कि आई वॉज लॉस्ट। अभी उसे लग रहा है कि वो पूरी तरह से स्टॉर्म के अंदर, तूफान के अंदर खो चुका है। देन
इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन। और फिर तभी उसने उसके बाद जो ब्लैक क्लाउड्स है, जो काले कलर के जो बादल है, उसके पास, उसके क्वाइट नियर में, उसके बहुत ही नज़दीक उसने आई सॉ अनदर, उसे एक और एरोप्लेन दिखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। अब उसके ऊपर उसने देखा कि कोई लाइट्स नहीं है, उसके जो सारे लाइट्स है वो हो सकता है बंद है या फिर लाइट्स है ही नहीं, लेकिन वो उसे अपने पास उस स्टॉर्म के अंदर उड़ते हुए देख सकता था। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टूवर्ड्स मी। और उसने देखा कि वो जो पायलट है उसने उसकी तरफ देखा है। आई वॉज ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। और उसे खुशी हुई कि इस तूफान के अंदर, इस बड़े से झमेले के अंदर, प्रॉब्लम के अंदर कोई और इंसान भी मेरे साथ में है। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड। तो वो जो दूसरा पायलट है, पायलट नंबर 2 है, उसने अपना हाथ ऊपर किया और उसने वेव किया, उसे दिशा दिखाई। जिस तरह से हम किसी को बुलाते हैं तो अपना हाथ वेव करते हैं, ठीक उसी तरह से उसने अपना हाथ वेव किया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी। तो वो जो दूसरा पायलट है वो कह रहा था कि फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। और ये बात उसे समझ गई। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट। तो उसने अपने मन ही मन सोचा, पायलट नंबर 1 ने, कि उसे पता है कि मैं इस स्टॉर्म के अंदर खो चुका हूँ। आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी। और वो जो दूसरा पायलट हो वो कोशिश कर रहा है, ही इज ट्राइंग, वो कोशिश कर रहा है कि वो मेरी मदद कर पाए। ही टर्न हिज एरोप्लेन्स स्लोली टू द नॉर्थ in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him। तो अब तक ये जो दोनों फ्लाइट है ये साइड बाय साइड है, वो जस्ट उसके बगल में था। तो अब जो ये फ्लाइट नंबर 2 है एरोप्लेन, उसने क्या किया, अपनी प्लेन को, ये जो पहली फ्लाइट है, पहली एरोप्लेन है, उसके आगे उसने खड़ा कर दिया ताकि इट वुड बी ईजियर। ऐसा करने से क्या होगा, उसके लिए ईजी होगा कि वो उसके पीछे पीछे जा सके, फॉलो कर सके। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। और वो कह रहे हैं कि वो बहुत खुश था कि वो किसी स्ट्रेंज एरोप्लेन, एक विचित्र से एरोप्लेन के पीछे वो किसी ओबीडियंट, किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह वो जा रहा था। जिस तरह से बच्चा होता है, उसे आप उंगली पकड़ लेते हो तो बस वो आपके पीछे पीछे चला आता है, ठीक उसी तरह से किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस स्ट्रेंज एरोप्लेन के पीछे पीछे जा रहा था। तो यहाँ पे वो उस एरोप्लेन को स्ट्रेंज क्यों कह रहा है ये हमें जानना जरूरी है। वो स्ट्रेंज इसलिए कह रहा है क्योंकि वो अचानक से उसे उस काले बादल के अंदर दिख गया, उसके ऊपर लाइट्स तक नहीं है, कोई लाइट भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा है। और उसे ये परिस्थिति कुछ विचित्र सी लगी और फिर भी उसके अंदर उसने देखा कि वो उसे मदद करना चाह रहा है, तो इसलिए उसके पीछे पीछे किसी ओबीडियंट, आज्ञाकारी बच्चे की तरह फॉलो कर रहा है, पीछे पीछे जा रहा है। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds। और अब after half an hour, लगभग आधा घंटा हो गया, लगभग 30 मिनट से भी ऊपर टाइम हो गया, और वो जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन है, जो काले कलर का एरोप्लेन है, वो अभी भी उसके सामने था, क्लाउड्स के अंदर, वो जो बादल है उसके अंदर, और उसके पीछे पीछे वो उस फ्लाइट का, उस एरोप्लेन को फॉलो कर रहा था। नाउ उसने कहा कि अब there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more। तो अब उसे पता चल गया कि अब जो परिस्थिति है उससे, वो जो उसका डकोटा फ्लाइट है उसे कम अधिक से अधिक 5 या 10 मिनट तक वो उड़ा सकता है, क्योंकि उसका जो आखिरी टैंक है उसके अंदर थोड़ा सा ही ईंधन अभी बाकी है। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन्ड अगेन। और फिर एक बार उसे डर लगने लगा। अब तक वो रिलैक्स हो गया था कि वो जो सामने वाला फ्लाइट है उसका वो पीछा कर रहा था, और उसे लग रहा था कि अभी वो सेफ है क्योंकि कोई तो है जो उसे दिशा दिखा रहा है। लेकिन फिर से एक बार उसे डर लगने लगा, फ्राइटन होने लगा, वो उसे डर लगने लगा क्योंकि अभी उसका जो लास्ट टैंक है उसके अंदर सिर्फ 5 या 10 मिनट चले इतना ही ईंधन बाकी था। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। और फिर वो जो सामने वाली फ्लाइट है वो अभी नीचे जाना उसने शुरू कर दिया, वो नीचे उतरना शुरू हो गया, और आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। और जो अपना पायलट है उसने भी उसे फॉलो किया, वो भी उसके पीछे पीछे गया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। और फिर सडनली, अचानक से वो जो क्लाउड्स है, वो जो बादल है, उसके अंदर से वो बाहर निकल गया और उसे उसके सामने 2 स्ट्रेट लाइंस दिखी लाइट्स की। तो आपको पता है जो रनवे होता है, अगर आप कभी
फ्लाइट से गए तो आपने देखा है जो रनवे होता है उसके इर्द गिर्द आपको लाइट्स देखने को मिलती है, दोनों तरफ से लाइट्स होती हैं। और जब वो उसने देखा कि सामने इस तरह से लाइट्स है, लाइट्स की पट्टियां हैं, तो वो समझ गया कि इट वॉज अ रनवे। उसने समझ लिया कि ये क्या है, एक रनवे है। एन एयरपोर्ट आई वॉज सेफ, और फिर एन एयरपोर्ट, वो सामने जो है वो हवाई अड्डा है, एक एयरपोर्ट है, आई वॉज सेफ, और उसे महसूस हुआ कि वो अभी सुरक्षित है। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। तो उसने वापस मुड़कर देखा, वो कह रहा है कि आई टर्न टू लुक फॉर, वो वापस मुड़ के देखा, वो जो सामने वो दूसरा व्यक्ति था उसे वो अपने दोस्त की तरह लगा जो कि ब्लैक एरोप्लेन में था, उसके लिए उसने मुड़कर देखा, लेकिन जो आकाश था वो एम्प्टी था, वो खुला था, खुला आसमान था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, जो काले कलर का जो एरोप्लेन था, जो विमान था, वो नहीं था, वो गॉन था। आई कुड सी इट, और वो उसे कहीं भी नहीं देख पाया। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower। और फिर उसने लैंडिंग किया, वो उतर गया ज़मीन के ऊपर, और वो कह रहा है कि was not sorry to walk away from the old Dakota, और उसे अपने विमान से दूर जाते हुए बिल्कुल भी दुख महसूस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसे खुशी महसूस हुई कि वो सेफली एक हवाई अड्डे पर लैंड कर चुका है, उतर चुका है। और I want and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was। तो अब वो वहाँ पे उतर के गया और जो कंट्रोल सेंटर में बैठी हुई महिला है उसके पास जाके उसने पूछा कि वो कहाँ पे है, आखिर ये कौन सा एयरपोर्ट है जहाँ पे उसने लैंडिंग किया है। साथ ही साथ जो दूसरा पायलट है, जो अदर पायलट है, जो ब्लैक एरोप्लेन के अंदर जो पायलट है वो कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मुझे उसे थैंक यू कहना है, मुझे उसे शुक्रिया कहना है कि उसने मुझे मदद की। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। तो जो दूसरी महिला है, जो कंट्रोल सेंटर में बैठी हुई महिला है, उसने स्ट्रेंजली, विचित्र से आकार से देखा कि क्या है, पागल हो गया क्या है। तो इस तरह से उसने उसकी तरफ देखा एंड देन लाफ्ड, और फिर वो हंसने लगी। अनदर एयरप्लेन अप देयर इन दिस स्टॉर्म, तो उसने क्वेश्चन मार्क के साथ, आश्चर्य के साथ उसने पूछा कि दूसरा कोई एरोप्लेन, वो भी इस स्टॉर्म में, इस तूफान के अंदर। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, कोई भी और एरोप्लेन आज नहीं उड़ रहा था। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रेडार, और मैंने सिर्फ आपका ही एक एरोप्लेन रेडार के ऊपर उड़ते हुए देखा था। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो। तो अब वो सोचने लगा, अब यहाँ से ये रहस्य है, वो सोचने लगा कि मुझे यहाँ पे सेफली पहुँचने के लिए किसने मदद की विदाउट कंपास और रेडियो, जबकि मेरे पास ना कंपास था और ना ही रेडियो था। साथ ही साथ अगर वो भी दूसरा एक एरोप्लेन था और समान परिस्थिति में था, तो हो सकता है कि उसके पास भी ना कंपास था ना रेडियो था। तो ऐसे में वो कौन व्यक्ति था जिसने मुझे बिना कंपास के और बिना रेडियो के यहाँ तक सेफली अराइव कराया, सेफली यहाँ तक मुझे पहुँचाया, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और साथ ही साथ मेरे टैंक्स में तो फ्यूल भी नहीं बचा था, ईंधन भी नहीं बचा था। ऐसे में मेरी किसने मदद की। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन। अब उसे सवाल पड़ने लगा कि वो कौन इंसान था जो स्ट्रेंज, विचित्र से दिखने वाले उस काले कलर के एरोप्लेन में था, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, जो कि स्टॉर्म के अंदर, तूफान के अंदर उड़ रहा था विदाउट लाइट्स, और बिना किसी लाइट्स के वो तूफान के अंदर उड़ रहा था। ऐसा एक कौन पायलट था। तो ये एक सवाल है जिसका आंसर उसे कभी नहीं मिला। और ये जो घटना है इसे आप आपकी ज़िंदगी के अंदर भी देख सकते हो। बहुत से लोगों के साथ ऐसी घटनाएं होती है और वो समझ नहीं पाते कि आखिर वो कौन था या ऐसा क्या हुआ कि उनकी मदद हो गई। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो चैप्टर है इसकी समरी अच्छे से समझ गए। अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो कमेंट लिख कर ज़रूर पूछिए। थैंक यू वेरी मच।